स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द गल्फ वॉर ऑफ 1990-1991। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, साल था 1991, दिन 17 जनवरी। इराक और कुवैत के एयर स्पेस में हर तरफ अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स चक्कर लगा रहे थे। अमेरिका इस अटैक से इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को पनिश करना चाहता था। असल में सद्दाम हुसैन कुछ महीनों पहले कुवैत को इन्वेड कर चुका था। सद्दाम हुसैन ने पूरी दुनिया को यह धमकी दी थी कि अगर किसी ने उसको रोका तो उसका अंजाम जो होगा वो मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहलाएगा। पूरी दुनिया इस बात से सहमत थी कि कुछ करके सद्दाम हुसैन को रोकना होगा, और कुवैत को इसी इन्वेजन से बचाने के लिए अमेरिका यहां इंटरवीन कर रहा था। इसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस वॉर में पर्शियन गल्फ की यह छोटी सी कंट्री कुवैत एक बहुत भयानक वॉर का बैटलफील्ड बन जाती है। दोस्तों, यह दुनिया का पहला ऐसा वॉर था जिसको इंटरनेशनल मीडिया लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी। इस वॉर में इतनी हाईटेक एडवांस्ड वेपनरी का इस्तेमाल हुआ था कि जो भी इस वॉर को स्क्रीन पर लाइव देख रहा था उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसको देखकर ऐसा लगता था कि मानो कोई हाईटेक वीडियो गेम चल रहा हो, और इसीलिए इसको वीडियो गेम वॉर नाम भी दिया गया। तो क्या थी इस वॉर की पूरी कहानी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड। दोस्तों, हर दूसरी वॉर की तरह इस वॉर की नींव भी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में पहले ही रखी जा चुकी थी। कोल्ड वॉर के दौरान इराक यूएसएसआर के ब्लॉक यानी कम्युनिस्ट ब्लॉक का सपोर्टर रहा था। ऊपर से इराक यूएस के एलाय इजराइल का भी बहुत बड़ा राइवल था। वो अक्सर पैलेस्टाइन से जुड़े मिलिटेंट ग्रुप्स को फंड करता था। तो यूएस और इराक के संबंध शुरू से ही ज्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन इस वॉर के इमीडिएट रूट्स इराक और ईरान के बीच 8 साल चले ईरान इराक वॉर में ट्रेस किए जा सकते हैं। 1979 में ईरान में हुए रेवोल्यूशन का फायदा उठाने और अपनी रीजनल डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए इराक 1980 में ईरान पर हमला कर देता है। असल में ईरान के रेवोल्यूशन से कोई भी खुश नहीं था। यूएसएसआर तो इराक को पहले से ही सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ईरान के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका भी छुपकर इराक का ही साथ दे रहा था। ईरान यहां अकेला पड़ गया था, लेकिन उसने अपनी पॉपुलेशन और कुर्द्स एथनिसिटी के लोगों को इराक के खिलाफ यूज किया। दूसरी तरफ इराक इन फोर्सेस पर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स यूज कर रहा था। खैर, इस 8 साल लंबी लड़ाई का एंड में कोई रिजल्ट नहीं निकला। दोनों में से किसी का भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, और बिना किसी आउटकम के इस वॉर में लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए। अगस्त 1988 में जब इन दोनों के बीच सीज फायर साइन किया गया, तब इराक पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका था। उनकी सोसाइटी में टेंशन्स अपने पीक पर थीं। 8 साल चले इस लंबे वॉर ने इराक के ऊपर डेट का पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया था। इसमें सबसे ज्यादा डेट उसने सऊदी अरेबिया और कुवैत से लिया था। वॉर के बाद दोनों ही देश अपना पैसा वापस मांग रहे थे। इराक ने इन पर डेट माफ करने का प्रेशर भी बनाया, लेकिन ये नहीं माने। ऐसे में इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को इस क्राइसिस का केवल एक ही सॉल्यूशन नजर आ रहा था, और वो था कुवैत, जो एक तरह से ऑयल के फील्ड्स पर तैर रहा था। जी हां, कुवैत की कैपिटल सिटी के बाहर लगभग हर तरफ ऑयल के फील्ड्स बिछे हुए थे। वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स का 10% हिस्सा इसी टाइनी कंट्री में मौजूद था, और सद्दाम हुसैन की नजर कुवैत की इसी वास्ट वेल्थ पर थी। इराक और कुवैत के ऑयल फील्ड्स मिलाकर सद्दाम हुसैन दुनिया के 1/5 ऑयल रिजर्व का मालिक बन सकता था। तो इस डेट की प्रॉब्लम से निपटने और अपनी पॉपुलेशन का ध्यान भटकाने के लिए सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक करने का फैसला कर लिया। इस अटैक के लिए उसने कुवैत के साथ चल रहे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का सहारा लिया। इसके अलावा उसने कुवैत पर इल्जाम लगाया कि वो ओपेक के कोटा से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं। इसके अलावा उसका क्लेम यह भी था कि कुवैत इराकी ऑयल फील्ड से साइड ड्रिलिंग कर रहा है। इन्हीं क्लेम्स का बहाना बनाते हुए वो फाइनली कुवैत पर अटैक लॉन्च कर देता है। और फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। द इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत। दोस्तों, साल था 1990, दिन 2 अगस्त। दिन शुरू होने से पहले
अर्ली आवर्स में ही इराकी आर्मी अपने पड़ोसी देश कुवैत के बॉर्डर्स को चीरते हुए उन पर हमला कर देती है। कुवैत जैसे छोटे से देश की छोटी सी आर्मी हजारों की संख्या में आ रहे इराकी ट्रूप्स को कुछ खास रेजिस्ट नहीं कर पाती। इससे पहले कि कुवैत या पूरी दुनिया इस अटैक को समझ पाती, इराकी आर्मी सीधा जाकर कुवैत के पार्लियामेंट पर अटैक कर देती है। इस अटैक के 12 घंटे के अंदर अंदर कुवैत की रॉयल फैमिली और गवर्नमेंट अपनी सीट छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए 2 दिन के अंदर अंदर पूरा कुवैत इराक के कब्जे में आ जाता है। इराकी फोर्सेस कुवैत के बैंक से $1 बिलियन लूट लेते हैं। पूरा वर्ल्ड इस अटैक से शॉक्ड था। सब ये जानते थे कि इस वॉर के कुवैत से बाहर स्पिल होने के चांसेस बहुत हाई हैं और मिडिल ईस्ट जैसी क्रूशल स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर छिड़ा ये वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करने वाला था। इसको देखते हुए यूएन से लेकर ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर, यूएस प्रेसिडेंट बुश और बाकी पूरी दुनिया इस इन्वेजन को कंडेम कर रही थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 660 के तहत सद्दाम हुसैन को कंडेम करते हुए उसको इस इन्वेजन को रोकने के लिए कहा। लेकिन कुवैत में रुकना तो दूर, बल्कि सद्दाम हुसैन के दिमाग में तो इससे भी आगे का बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। कुवैत के आगे उसकी नजर सऊदी अरेबिया के ऑयल पर थी। सऊदी अरेबिया की आर्मी इराक के कंपैरिजन में बहुत वीक थी। अगर उस समय उन पर अटैक हो जाता तो शायद सऊदी आर्मी उसको प्रिवेंट ना कर पाती। अपने इस प्लान की सक्सेस के बाद सद्दाम हुसैन दुनिया के आधे से ज्यादा ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करने वाला था। लेकिन उसका यह प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और वो क्यों, आइए देखते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। तो इस इन्वेजन के 4 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1990 को व्हाइट हाउस की टीम सऊदी अरेबिया के किंग फाहद से मिलती है। वो किंग फाहद को यह चीज रियलाइज कराते हैं कि अगर इराक ने सऊदी पर हमला किया तो वो उसे बचा नहीं पाएंगे। अपनी सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरेबिया यूएस और उसके एलाइज को अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है। कहा जाता है कि यूएस पहले इस वॉर में उतरने के लिए कन्विंस्ड नहीं था, लेकिन उसको कन्विंस करने में ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर का अहम रोल रहा। कई सोर्सेस कहते हैं कि यूएस की नजर भी कुवैत की ऑयल वेल्थ पर थी। खैर, वो जो भी हो, इस अटैक से सऊदी अरब को बचाने के लिए यूएन द्वारा सैंक्शनड एक कोएलिशन फोर्स तैयार की जाती है, जिसको अमेरिका लीड करता है। यूएनएससी के रेजोल्यूशन 661 के तहत इराक पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं और रेजोल्यूशन 665 के तहत उस पर नेवल ब्लॉकेड इंपोज कर दिया जाता है। यूएस और यूरोप के मिलिट्री बेसिस से 2,50,000 ट्रूप्स सऊदी अरेबिया के वास्ट डेजर्ट्स की ओर रवाना होते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इजिप्ट और सीरिया समेत लगभग 39 कंट्रीज की फोर्सेस इस ऑपरेशन में जुड़ जाती हैं और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर II के बाद अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स तैयार होती है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के नाम से जाना जाता है। अभी तक इस फोर्स का काम सऊदी अरेबिया को शील्ड करना था। अभी उसको इराक पर अटैक करने की अनुमति नहीं थी। उधर इराक में सद्दाम हुसैन की फोर्सेस रेन ऑफ टेरर को अंजाम दे रही थी। कहीं से यदि जरा सी भी रेजिस्टेंस की कोशिश की जाती तो सद्दाम की फोर्सेस उसको कुचल कर रख देती थी। पूरे देश में वायलेंस और ऑपरेशन का माहौल था। इसको देखते हुए नवंबर 1990 तक आते आते वर्ल्ड लीडर्स अपना सब्र खो देते हैं। हालांकि अभी तक सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरेबिया पर अटैक नहीं किया था, लेकिन वो कई वार्निंग्स के बाद भी कुवैत से विथड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं था। इसी को देखते हुए 29 नवंबर 1990 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 678 पास करती है। इसके तहत सद्दाम हुसैन को अपनी फोर्सेस कुवैत से वापस बुलाने के लिए 6 हफ्ते यानी 15 जनवरी तक का टाइम दिया जाता है और इसी के साथ गल्फ वॉर का काउंटडाउन शुरू होता है। उधर सद्दाम हुसैन अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसको यह भरोसा था कि अगर कोalition फोर्सेस उन पर अटैक करती हैं तो इराकी फोर्सेस उन पर बल्क में अटैक करेंगी और इससे लाखों की संख्या में कोalition फोर्सेस के ट्रूप्स मारे जाएंगे और वियतनाम वॉर के बाद यूएस पब्लिक इस एक्शन को टॉलरेट नहीं करने वाली। इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी मौजूद थे और वो यूएस की आर्मी के अगेंस्ट इन्हीं को यूज करने की बात कर रहा था।
लगभग 2 साल पहले इराकी फोर्सेस ने नॉर्दर्न इराक में कर्डिश फोर्सेस के अगेंस्ट भी एक केमिकल अटैक लॉन्च किया था। कोalition फोर्सेस ये बात जानती थीं, इसलिए उनको पहले से ही एक पॉसिबल केमिकल अटैक के लिए ट्रेन किया जा रहा था। लेकिन कोalition फोर्सेस के ज्यादातर ट्रूप्स यूरोपियन के माउंटेन्स में लड़ने के लिए ट्रेन थे। इनके लिए मिडिल ईस्ट के हॉट डेजर्ट्स पहले से ही जानलेवा साबित हो रहे थे। ऊपर से केमिकल अटैक के लिए की जा रही ट्रेनिंग और भी ज्यादा क्रिटिकल थी। तो इन फोर्सेस के आगे सबसे बड़ा थ्रेट इराक का केमिकल अटैक था। इससे बचने के लिए अब एक ही उपाय था, और वो ये कि इन ट्रूप्स को इराक की पहुंच से ज्यादा दूर रखा जाए। और इसका केवल एक ही तरीका था, और वो था एयर अटैक। इसके लिए दुनिया भर के सबसे लीथल और सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट्स और वॉर प्लेन्स को गल्फ के लिए रवाना किया गया। यूएन की डेडलाइन एक्सपायर होने से एक हफ्ता पहले कोalition फोर्सेस के 7,50,000 ट्रूप्स भी बैटलफील्ड के लिए तैयार खड़े थे। इस पॉइंट पर आकर डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन का एक लास्ट अटेम्प्ट किया गया। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने इराकी फॉरेन मिनिस्टर को यह वार्न किया कि अगर इराक ने केमिकल वेपन्स यूज किए तो अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। 7 घंटों की इन डिप्लोमैटिक टॉक्स का कोई आउटकम नहीं निकला। बस फिर क्या था, वॉर की घड़ी अब आ चुकी थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दोस्तों, 15 जनवरी 1991 को यूएन की डेडलाइन एक्सपायर होती है। 17 जनवरी के अर्ली आवर्स में कोalition फोर्सेस के हजारों लड़ाकू विमान कुवैत और इराक की एयर स्पेस में एंटर करते हैं, और इसी के साथ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत होती है। इन फोर्सेस का पहला टारगेट था इराक की कैपिटल बागदाद। इस वॉर की शुरुआत बागदाद में एक्सटेंसिव एरियल बॉम्बिंग से होती है। इस एयर कैंपेन को इंस्टेंट थंडर का नाम दिया गया। इन एयर बॉम्बिंग्स ने मुख्य रूप से इराकी पावर स्टेशंस, रेडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मिलिट्री स्टेशंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। कोalition फोर्सेस का मानना था कि अगर इनके कमांड और कंट्रोल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इन फोर्सेस को हराना बेहद आसान होगा। सद्दाम हुसैन का पैलेस उनका अगला मेजर टारगेट बनता है। वहीं इसके रिटेलिएशन में इराक अपना टारगेट इजराइल को बनाता है। इजराइल पर स्कड मिसाइल्स की बौछार होती है। असल में सद्दाम हुसैन इजराइल को प्रोवोक करना चाहता था, क्योंकि अगर इजराइल इस अटैक को रिटेलिएट करता तो चांसेस थे कि कोalition फोर्सेस से अरब देश बाहर निकलकर इराक की साइड हो जाते। इसलिए प्रेसिडेंट बुश ने इजराइल को रिटेलिएट न करने के लिए प्रेशराइज किया। इस दौरान पूरी दुनिया की नजरें इजराइल पर थीं कि इस बार वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। खैर, इजराइल ने खुद को रिस्ट्रेन किया। इसके बदले में कोalition फोर्सेस ने इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए पेट्रियट मिसाइल सिस्टम यूज करने का फैसला किया। उनके इस सिस्टम ने इजराइल में एक स्कड हंट शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर सद्दाम का इजराइल के ऊपर यह अटैक नाकामयाब रहा। वो इन कोalition फोर्सेस को अपनी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने से भी नहीं रोक पाया। अब वो फाइनली सऊदी अरेबिया पर अटैक करने की तैयारी करता है, और इस बैटल को बैटल ऑफ खफजी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में कोalition फोर्सेस को ग्राउंड पर लड़ाई के लिए उतरना ही पड़ता है। कुछ ही दिनों में सऊदी अरेबिया में हुए लॉसेस रिकवर कर लिए जाते हैं, लेकिन कोalition फोर्सेस का इराक में एरियल बॉम्बार्डमेंट अब भी जारी था। इसके रिटेलिएशन में सद्दाम अपनी आर्मी को कुवैत के ऑयल फील्ड्स को एक्सप्लोड करने का ऑर्डर दे देता है। यह एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन और इकोलॉजिकल डिजास्टर साबित होता है। कुवैत बुरी तरह जल रहा होता है। धुएं के घने बादल सूर्य तक को कवर कर लेते हैं। कोalition फोर्सेस को कुवैत और इराक के अंदर 24 फरवरी को फिर से ग्राउंड कॉम्बैट लॉन्च करना पड़ता है। देखते ही देखते ये कोalition फोर्सेस ग्राउंड पर भी इराकी ट्रूप्स का सफाया करना शुरू कर देती हैं। यहां इनके 2 मकसद थे। पहला, कुवैत को फ्री करना, और दूसरा, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को इतना कमजोर कर देना कि वो दोबारा कभी ऐसा अटैक लॉन्च ना कर पाएं। और 27 फरवरी तक आते आते कोalition फोर्सेस काफी हद तक इन दोनों चीजों में सफल हो जाती हैं। 27 फरवरी को सद्दाम हुसैन अपनी फोर्सेस कुवैत से वापस बुला लेता है, लेकिन उनकी आर्मी रिट्रीट करते वक्त भी कुवैत के ऑयल फील्ड्स में आग लगाकर यहां लैंड माइंस बिछा देती हैं। इससे कुवैत का बहुत बुरी तरह डिस्ट्रक्शन होता है। खैर, 28 फरवरी को यह कॉम्बैट फेज खत्म होता है और प्रेसिडेंट बुश कुवैत का लिबरेशन अनाउंस कर देते हैं।
सद्दाम हुसैन से उसके सभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सद्दाम हुसैन इस वॉर के बाद भी कई सालों तक इराक पर रूल करता है। इस वॉर के बाद इराक की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी असल कीमत आज तक उनके सिटीजन्स चुकाते आ रहे हैं। सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए यूएस 2003 में यहां फिर से एक वॉर लॉन्च करता है, जिसको आज इराक वॉर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 20th सेंचुरी के आखिरी सबसे बड़े और अब तक के सबसे सोफिस्टिकेटेड वॉर की। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।